Hello folks. So we are starting off or we are continuing our chapter 3rd from the last video. So let's get started. So guys, we were discussing about literary sources. So for literary sources, India they were written on beech bark and pal papers, leaves, sorry, because of leaves वो survive नहीं कर पाए हैं. जबकि सेंट्रल एशिया की बात करें तो जहाँ पे जो उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज सीखी थी वो इंडिया से ही उनके पास गई थी, मगर वो सर्वाइव कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने जो लिखा था that they had written on sheep leathers and wooden tablets, so that's why they had survived. but जो हमने लिखा था वो सर्वाइव नहीं किया है. so most ancient books, but basically आप इससे समझे, जैसे उन्होंने बोला ना, हमने चैप्टर सेकंड में देखा था that Indians were having lack sense of that कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री. तो वो ऐसा नहीं था, हमने भी हिस्ट्री नोट डाउन की थी, बट बिकॉज ऑफ द सोर्सेज दैट वी यूज टू रिकॉर्ड आर हिस्ट्री, वो ऐसे थे जो पेरिशेबल थे, जिसकी वजह से वो पेरिश हो चुके हैं. सो नाउ कम्स मोस्ट एंशियंट बुक्स जो है, डेफिनेटली वो रिलीजियस थीम्स की थी, जैसे वेदास, रामायण, महाभारत, पुराण एक्सेट्रा. क्योंकि अब देखो, आज भी अगर हमें किसी को समझाना है तो अगर हम रिलीजन के बेसिस पे जो समझाते हैं तो वो बहुत इजीली समझ जाता है, और अगर हम उसे वैसे मतलब बिल्कुल सेकुलर वे में समझाने की कोशिश करेंगे तो वो शायद इतनी अच्छे से नहीं समझता. तो वही बात तब भी था, उन्होंने हर जिंदगी का एक पहलू उन्हें समझाया इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी एंड तो बट हाँ, उसे जो रूप दिया गया वो रिलीजियस दिया गया. सो दैट्स हाउ आवर रिलीजियस लिटरेचर्स आर देयर. बट वो रिलीजन के साथ साथ हमें रिलीजन जो हमारा है ना, इंडिया के केस में जो रिलीजन है, वो रिलीजन हमें होलिस्टिकली अपने आप को अपब्रिंगिंग में आगे लेके जाने में हेल्प करता है. तो हमारा रिलीजन ऐसा नहीं है जो हमें कहीं रोक रहा है, वो हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित कर रहा है कि जस्ट गो फॉरवर्ड, जस्ट इवॉल्व योरसेल्फ, ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड, नेवर लाइक. देखो, हमारे अगर हम रिलीजियस हो तो हम अपने बड़ों का कभी भी जैसे बोलते हैं ना कि आजकल इतने ओल्ड एज होम्स हैं बिकॉज पीपल आर मोर इंडिविजुअलिस्ट एंड दे एक्सपेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव किड्स, आई एक्सपेक्ट माई किड्स टू रिस्पेक्ट मी व्हेन आई बिकम ओल्ड, बट नाउ अ टाइम आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग माई एल्डर्स, सो हाउ कम माई चिल्ड्रन विल डू दैट, राइट? बट दैट्स व्हाट पीपल एक्सपेक्ट कि मैं खुद अपने बड़ों का कुछ नहीं करूं बट मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, मैं दिन और रात काम कर रहा हूं. बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग दैट आवर पेरेंट्स वर डूइंग सेम थिंग्स एट देयर टाइम. बट समहाउ वी ऑलवेज फील कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ. बट अगर हम अपने धर्म से चले तो हमारा धर्म क्या सिखाता है कि सबसे पहले बड़ों की सेवा करो. हमारा धर्म क्या सिखाता है? कम्युनिटी की सेवा करो. हमारा धर्म क्या सिखाता है कि हमेशा अपने आप का स्तर ऊपर रखो, काम रहो, हमेशा लर्निंग मोड में रहो, गुस्सा मत करो, रिएक्ट मत करो. और यही चीजें हमें आती नहीं. बट somehow these are something that our religion taught us and teaching us, and I believe if we move forward with the teachings of our religion तो हमारी लाइफ शायद और आसान हो जाए. So then comes ऋग्वेदा, जो 1500 से 1000 BC में लिखा गया. अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणास, उपनिषद, तो ये सारे जो चीजें हैं ये लिखी गई थी. वेदांगास हैं, वेदांगास होता है जो वेद है, जितने वेद हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, या उनके जैसे होता है ना कुछ उनकी जो, हाउ कैन आई पुट इट, कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस बताना है तो वो वेदांगास में बताई जाती है. देन श्रोता सूत्रास, देखो जो भी सूत्रास होंगे उसमें एक तरह से रूल बुक टाइप में होगा. श्रोता मतलब जो भी बलि वगैरह देगा, जैसे सेक्रीफाइस. अब देखो, मैं बलि बोल रही हूँ तो बलि का मतलब दिमाग में आता है ह्यूमन सेक्रीफाइस या फिर एनिमल सेक्रीफाइस, पर बलि का मतलब एक्चुअली सिर्फ इस तरह का सेक्रीफाइस नहीं था. सेक्रीफाइस इन द फॉर्म ऑफ मेटीरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे कि सपोज मैं कुछ भी दान में दे रही हूँ, मैं पैसा दान में दे रही हूँ, मैं अन्न दान में दे रही हूँ, तो वो भी सेक्रीफाइस था, वो भी बलि था. मगर इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया है कि जब कोई बलि का नाम लेता है तो हमारे दिमाग में बलि के नाम पे सिर्फ ह्यूमन या एनिमल सेक्रीफाइस ही आता है. सो श्रोता सूत्रास में जो जितने भी सेक्रीफाइसेस होते हैं, तो जो श्रोता होगा, जैसे अगर आप हिंदुइज्म से हो तो आपको पता होगा जब भी कोई यज्ञ होता है तो उसमें श्रोता होते हैं. श्रोता जो बेसिकली पूरा हवन कंडक्ट करते हैं, तो वो श्रोता का क्या क्या काम होगा या क्या क्या रूल्स होंगे वो सब कुछ श्रोता सूत्र में लिखा गया है. गृह सूत्र में जो घर के काम है, जैसे जो भी बर्थ, किसी बच्चे का जन्म हो रहा है उसका नाम रखना है, या उसको जनेऊ पहनाना है, सेक्रेट थ्रेड मतलब जनेऊ वगैरह पहनाना है, या मरना जीना, मतलब जो भी अपने गृहस्थी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके रिलेटेड जो लिखा गया वो गृह सूत्र में लिखा गया है. सुलवा सूत्र मतलब जो ज्योमेट्रिक चीजें हैं, जैसे मेजरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल. अब देखो, जो ये ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमारा जो सुलवा सूत्र है इसमें वो बहुत अच्छे से ज्योमेट्री के जो भी कंसेप्ट है वो बताए गए हैं. अब देखो, हर चीज को, हमारी लाइफ को ही इन पार्ट्स में प्रॉपर तरीके से हमें दिया गया था. कहने को वो रिलीजियस टेक्स्ट है, मगर वो रिलीजियस टेक्स्ट के साथ साथ हमारी जो सेकुलर नीड्स हैं उसको भी फुलफिल करते हैं. हेलो गाइस, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन, बट दिस इज अ क्विक पॉज ओवर वेयर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बैकअप प्लान. आई डू नो दैट यू आर पुटिंग योर 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I
लेट पीपल नो कि कैसे वो जो उनके पास स्किल्स है, स्किल सेट है, उसको वो मोनिटाइज कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग इज इंटैक्ट विद यू, आपके पास सारे स्किल सेट है, जितनी आप ग्राइंड में से निकल रहे हो, यू डू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट द ओनली थिंग दैट यू डू नॉट नो राइट नाउ, तो उसे कैसे मोनिटाइज कर सकते। सो आई हैड शेयर्ड माई लिव्ड एक्सपीरियंस ओवर देयर ऑन माई अनदर यूट्यूब चैनल that is dedicated to plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके। So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. So then comes जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर हम बात करें, वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, क्योंकि मगधा में जो नॉर्मली लैंग्वेज बोली जाती थी वो पाली ही थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो गौतम बुद्ध है, ऐसा बोला जाता है कि वो गौतम बुद्ध के अवतार में आने से पहले 550 बार उनका बर्थ रीबर्थ हुआ है, और वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स या जूनियों में से निकल के आए हैं। और समहाउ हमें पता है कि हम सबके धर्म शायद यही बोलते हैं, हिंदुइज्म में, सिखिज्म में तो यही बोला जाता है कि जब जो इंसान है, इंसान का जो हमें जामा मिलता है वो 84 लाख जूनियों के बाद मिलता है। सो दैट मेक्स सेंस, राइट। सो ईच बर्थ स्टोरी, जो भी गौतम बुद्ध की जितनी भी स्टोरीज हैं जो वो डिफरेंट डिफरेंट जूनियों में से निकले हैं, उनकी स्टोरीज को जाटकास बोला जाता है। और जो ये जाटकास होती हैं, ये डेफिनेटली बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को बताती हैं। सो आप समझ रहे हो, कहने को वो रिलीजियस टेक्स्ट है, मगर वो रिलीजियस टेक्स्ट होने के बावजूद भी हमारी जो सोशल लाइफ है उसको भी डिपिक्ट कर रहा है, उसको भी कमांड कर रहा है कि सोशल लाइफ भी कैसे चलेगी। सो समहाउ, राइट, दीज आर रिलीजियस टेक्स्ट, बट समहाउ दे आर इफेक्टिंग अस इन अ वे अ सेकुलर डॉक्यूमेंट कैन डू। They are motivating us to move in secular direction also, right? So it's up to you, like how you take it. This is more about how we take it. So then come Jain. तो जैना's text were written in प्राकृत और कंपाइल किया गया था 6th सेंचुरी में वल्लभी में, गुजरात में। These texts refer repeatedly to trade and traders, क्योंकि देखो आज भी गुजरात जो है वो ट्रेडर्स के लिए ज्यादा मशहूर है। सो जैना's text उसके रिलेटेड है। तो आप समझो जो टेक्स्ट बन रहे हैं वो रिलीजियस टेक्स्ट होने के बावजूद भी सेकुलर एलिमेंट्स भी रख रहे हैं, और उनमें जो इफेक्ट है हमारी सोशलाइजेशन का, हमारे सराउंडिंग्स का, वो प्रॉपर दिखता है। सो दीज आर द रिलीजियस टेक्स्ट। नाउ कम्स लॉ बुक्स, क्योंकि हमने देखा ना, पहले ही देखा हमने कि जो लॉज थे या जो लोगों को कंडक्ट किया जाता था ऑन बेसिस ऑफ, लाइक फॉर हिंदूज दे नीड पंडित्स, फॉर मुस्लिम्स दे नीड मौलवीज, बिकॉज दे वर रूल्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ बुक्स ऑफ द रिलीजन्स। सो नाउ कम्स रूल बुक्स। तो लॉ बुक्स की अगर हम बात करें तो धर्म सूत्रास थे, स्मृतिज, और अगर इन सबको कंबाइन कर दिए कमेंट्रीज के साथ तो उन्हें धर्म शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र में सब कुछ आ गया, मतलब जो चीज लिखी है उसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। सो दे ले ड्यूटीज फॉर डिफरेंट वर्नाज एज वेल एज किंग्स। तो फिर वही बात है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है वो एक तरह से यहाँ पे लॉ बुक्स कर रही है धर्मशास्त्र। कहने को वो रिलीजियस डॉक्यूमेंट है, बट समहाउ इट्स नॉट रिलीजियस एट ऑल, मतलब क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं रिलीजियस जो एक सेंटिमेंट्स है वो जुड़े हैं, बट these are the books that are more inclined toward how to manage society. But somehow we also can't say it to be religious, right? It's more into law book. So rules for marriage, property, punishment, and all these all were given by the law books, धर्म शास्त्र। Then come अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया था, और जिसे 15 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ऑफ विच बुक 2nd and 4th में रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट डेट। नॉर्मली क्या होता है कि अगर 1 to 15 है तो हम ये सोचेंगे 15th लास्ट होगा, बट यहाँ पे 2nd और 4th बुक जो है वो लास्ट बुक्स है। सो these are the law books, and definitely these are giving us lot of insight about the society. These are giving us lot of insight about how things were worked, things were planned, and things were made into function. And then comes the secular literature, that is Sangam literature, that is earliest Tamil literature, and produced over a period of 3 to 4 centuries by poets who assembled in colleges patronized by chiefs and kings. And Sangam literature is arranged in 8 anthologies called Itokolai. And Sangam texts are different from Vedic texts. The short and long poems were composed by numerous poets in praise of numerous heroes and heroines. Thus, they are secular in nature. Understand how it's secular, because these are more into praising कि कोई भी इंसान है, चाहे हीरो है, हीरोइंस है, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा किया है ना, मतलब वो एक सेकुलर एंगल है, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन. दे आर ग्लोरीफाइंग देयर अचीवमेंट्स एंड ऑल, एंड दीज वर द पीपल दैट वर पोइट्स एंड ऑल. सो दैट्स हाउ दिस कम टू बी अ सेकुलर लिटरेचर. और संगम टेक्स्ट में ऐसा हावनस के बारे में भी बात की जाती है, जो कि वेसल्स में आते हैं और यहाँ से ब्लैक पेपर और गोल्ड वगैरह लेके जाते हैं और उसके बदले में वाइन और स्लेव्स वगैरह देके जाते हैं, वुमेन स्लेव्स. सो दैट्स हाउ संगम लिटरेचर में भी जो आउटसाइडर्स थे वो इंडिया में आए थे, तो वो हमें पता चलता है. Hey guys, we are almost there to end this video. So here
here is a quick reminder. If you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work. And I'm with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. So that's how important these literatures are for us. So I hope you understand about the literatures, the law book, the secular book, the religious books, and how these are making a lot of difference in understanding of ancient India. The literacy sources are something that will take time, that I do know. That's why I hadn't included that in the earlier video. But right now we are good enough to understand how historical resources or sources are taken off and how we construct history from them. So we understand about mounts, we understand about mounts, and then we understand about the vertical and horizontal excavation, how archaeology plays its role, how the carbon dating helps over there, how megaliths work, and the coins, the literary sources, the inscriptions, how these all things do happen and help us in understanding the history and construct history. So that was it for this, and I hope you enjoyed the session. I hope you get value out of the session. Just write it down, the summary of this particular session, in the comment box below, and if you have any doubt, definitely you can also leave that in the comment below. So I will love to answer that, and I will see you in the next video. Till then, bye bye guys.